हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी। पॉलिटी में भी कौन सा टॉपिक है? संविधान का निर्माण, जिसको हमने कल कुछ पढ़ा था। कल हमने इसमें देख लिया था कि द्वैध शासन क्या है, कब भारतीयों ने कब संविधान की किस प्रकार से मांग की थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया और कैबिनेट मिशन कब आया। तो हमने कैबिनेट मिशन तक कल इस वीडियो में कवर किया था। आज उससे आगे हम इसे बढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास को हम इससे आगे करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने देखा था यहाँ तक कि इसमें जो टोटल 389 सदस्य आने थे चुनाव में, और जिसमें से 296 केस थे जो निर्वाचित किए जाने थे और 93 जो थे वो देशी रियासतों से आने थे। ठीक है, 296 में मैंने बताया था आपको कि 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे और 4 सदस्य होंगे ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, और ये ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मारवाड़, तीसरा था बलूचिस्तान, चौथा था कुर्ग। ठीक है, यहाँ से आगे है जो ब्रिटिश कमिश्नरी में गवर्नर नहीं होते थे। ठीक है, ब्रिटिश कमिश्नरी जो था उसमें गवर्नर नहीं होते थे, इनकी जगह पर कमिश्नर होते थे, इसलिए इन्हें ब्रिटिश कमिश्नरी कहा जाता था। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? 4। केवल कौन कौन सी थी? दिल्ली थी, कुर्ग थी, अजमेर मारवाड़ थी, और कौन सी थी? चौथी कौन सी थी? बलूचिस्तान। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपसे, यदि पूछा जाए कुर्ग कमिश्नरी वर्तमान में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो कुर्ग कमिश्नरी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में वर्तमान में पाया जाता है। ठीक है, कुर्ग कमिश्नरी कहाँ पाया जाता है वर्तमान में? कर्नाटक। ठीक है भैया, आगे हम देखते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसने मुस्लिम लीग से मांग की थी कि भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, किसने मांग की थी? सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने मांग की थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के अलग संविधान सभा की मांग किसने की? तो कैबिनेट मिशन ने मांग रखी थी कि भारत के लिए अलग संविधान और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो संविधान सभा के लिए सीटों का जो वितरण हुआ था, ठीक है, संविधान सभा के लिए सीटों का वितरण किस प्रकार से हुआ था? स्टार्टिंग में जो सीट रखी गई थी संविधान सभा में, वो सामान्य वर्ग के लिए रखी गई थी 213 सीट। ठीक है, मुस्लिम वर्ग के लिए रखी गई थी 79 सीट 79 सीट, और सिखों के लिए रखी गई थी 4 सीट। ठीक है, सिख और मुस्लिम धर्म को छोड़कर जितने भी अन्य बचे वो सब किस में थे? सामान्य में थे। ठीक है, लेकिन जुलाई अगस्त में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या निकलता है कि कांग्रेस को तो मिलती हैं 208 सीट। ठीक है, कांग्रेस को मिलती हैं 208 सीट, सिखों को मिलती है 1 सीट, और मुस्लिम को मिलती हैं 73। ठीक है, 208 सीट मिलती हैं कांग्रेस को, सिखों को 1 सीट, और मुस्लिम को मिलती हैं 73 सीट। ठीक है, इसके बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। इसके लिए वोट किसने दिए थे? पब्लिक ने वोट दिए थे, जो कि 21 वर्ष या उससे अधिक के थे। ठीक है, जो वोट देने वाले लोग थे वो कौन थे? 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग थे वो उन्होंने वोट दिया था। ठीक है, उन्होंने किसको वोट दिया था? उन्होंने दिया था प्रांतों के प्रतिनिधि के लिए वोट दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद प्रांतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट दिए थे। इसलिए हम क्या बोलते हैं? संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। ठीक है, प्रत्यक्ष कब होता है? जब लोग डायरेक्टली संविधान सभा के लिए वोट करते तब होता वो प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन अब क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है भैया, आगे हम देखते हैं कि 21 वर्ष कब से हुआ है। ठीक है, 21 वर्ष कब था, कब से? तो इसमें 61 में एक संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उसके द्वारा एडल्ट यानी कि वयस्क होने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आप लोग अब देखते होंगे कि जो अब वोट डालते हैं, जो वोट अब 18 साल से अधिक का जो बच्चा हो जाता है उसकी अब वोट आ जाती है। लेकिन पहले क्या होता था? एक 21 वर्ष के लोगों को हम क्या बोलते थे? वयस्क मानते थे। ठीक है, जो भी 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होता तो उसको क्या बोलते थे? पहले वयस्क बोलते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में होता है, उसके द्वारा जो वयस्क होने की आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि प्रत्येक 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी लोग या कोई भी सदस्य क्या करता? वोट डाल सकता था। उस समय के संविधान सभा का इलेक्शन इस समय के राज्यसभा के इलेक्शन से मिलता है। ठीक है, इस समय पे राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो इसी प्रकार से होता है। राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है
सबसे पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो लोग विधानसभा के लिए वोट डालते हैं और विधानसभा के लोग क्या करते हैं, फिर वो राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को भी हम अप्रत्यक्ष चुनाव ही बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव भी अप्रत्यक्ष चुनाव ही बोला जाता है। तो इसके बाद संविधान सभा की जो बैठक होती है, ठीक है, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा में सबसे ज़्यादा कांग्रेस की संख्या थी। ठीक है, जैसा कि अभी आपको पता है कि कुल कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, कांग्रेस को मिली थी कुल 208 सीट। तो सबसे ज़्यादा संख्या भी संविधान सभा में कांग्रेस की ही थी। ठीक है, जी ऑस्टिन ने अपना विचार दिया कि संविधान सभा कांग्रेस था और कांग्रेस भारत। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन था कि संविधान सभा कांग्रेस था और कांग्रेस भारत था। तो जी ऑस्टिन ने बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस था और कांग्रेस था भारत। ठीक है, तो इसकी जो पहली मीटिंग होती है, इसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, जो कि कहाँ पर आयोजित होती है, दिल्ली में आयोजित होती है। ठीक है, आपसे यदि पहली मीटिंग का स्थान पूछ लिया जाए कि पहली मीटिंग कांग्रेस की कहाँ हुई थी, संविधान सभा की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। और आपसे यदि पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और मुस्लिम लीग से में इसने मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था और जो 93 देशी रियासतों से लोग आने थे उन्होंने भी अपने आप को संविधान सभा में आने से रोक लिया। ठीक है, तो 2 लोग संविधान सभा की पहली बैठक में नहीं आए थे, कौन कौन, एक तो जो देशी रियासतों से लोग थे, ठीक है, देशी रियासतों से कितने लोग आने थे, 93 लोग आने थे। और दूसरे कौन थे, मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी पहली संविधान सभा की बैठक का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था इसमें, मात्र 211 सदस्यों ने भाग लिया था, जबकि आने कितने चाहिए थे, 389 आने चाहिए थे। ठीक है, जिसमें 296 कैसे थे, ब्रिटिश प्रांतों से, तो 93 कहाँ से थे, 93 आने थे 93 देशी रियासतों से। और जो 296 थे इसमें 292 और 4 ये भी अलग अलग थे। ठीक है, 4 थे ब्रिटिश कमिश्नरी से और 292 जिनमें गवर्नर होता था। ठीक है, इसके बाद इसकी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को, ये भी दिल्ली में ही होती है। ठीक है, इसमें जो उपाध्यक्ष थे, इसके उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके जो विधि सलाहकार थे, यानी कि संवैधानिक जो सलाहकार थे, वो थे B.N. राव। ठीक है, B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक इसकी होती है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन होता है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जो कि 22 जून 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार्य कर लिया गया था। ठीक है, जो इसकी जो संविधान सभा की तीसरी मीटिंग थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसको स्वीकार किया गया था 22 जून 1947 को। ठीक है, नेहरू जी ने इसमें उन्हीं बातों का उल्लेख किया था जो भविष्य में भारत के संविधान में व्यवस्थाएं दी जानी थी। ठीक है, किन बातों का उल्लेख किया था, इसने उन बातों का उल्लेख किया था जो भविष्य में भारत के संविधान में व्यवस्थाएं दी जानी थी। उन्हीं बातों का नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में जिक्र किया था। ठीक है, जिसे 22 जून 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, तो जिस समय पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। अब नोट करके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि क्लीमेंट एटली ने गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया था।
ठीक है। उस समय पर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वेवेल था। किस समय पर? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है। उस समय पर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल वेवेल था। लेकिन उसके स्थान पर माउंट बेटन को नियुक्त किया था किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, ठीक है। माउंट बेटन मार्च 1947 में भारत आया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि माउंट बेटन भारत कब आया था, तो माउंट बेटन भारत आया था मार्च 1947 ईस्वी को, ठीक है। माउंट बेटन भारत कब आया था? मार्च 1947 को माउंट बेटन भारत आया था। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का नेता था। आपसे पूछा जा सकता है कि लेबर पार्टी का नेता कौन था, तो लेबर पार्टी का नेता था क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ब्रिटेन का, और किस टाइम पर था? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है उस समय पर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का नेता था, ठीक है। जो माउंट बेटन था इसने महात्मा गांधी के लिए वन मैन बाउंड्री फोर्स शब्दों का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स शब्दों का प्रयोग गांधी जी के लिए किसने किया था? किसने किया था? माउंट बेटन ने ही। माउंट बेटन ने ही वन मैन बाउंड्री फोर्स का प्रयोग किया था, ठीक है। माउंट बेटन ने अपनी रिपोर्ट 3 जून 1947 को दी थी। ये भारत में आया कब था? ये भारत में आया था मार्च 1947 को, और इसने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी थी वो दी थी 3 जून 1947 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। उस समय पर एक स्वतंत्रता अधिनियम आया था 18 जुलाई 1947 को, जो कि बनकर तैयार हुआ था 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम। और पाकिस्तान आज़ाद होता है 14 अगस्त 1947 को, और भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। अब दोनों देश एक ही दिन आज़ाद होने चाहिए, लेकिन दोनों की तिथि में अंतर क्यों है? ठीक है, इसका मेन रीज़न है दोनों देशों की आज़ादी की तारीख में अंतर है, क्योंकि दोनों देशों के स्थानीय समय में 30 मिनट का अंतर है, और यह आज़ादी की घोषणा रात्रि 12 बजे हुई थी, ठीक है। जो घोषणा हुई थी भारत और पाकिस्तान के अलग होने की हुई थी रात के 12 बजे, ठीक है। और इसमें जो होता है कि 30 मिनट का दोनों के समय में अंतर है, 30 मिनट का भारत और पाकिस्तान के समय में अंतर है। इसलिए हम भारत का जो आज़ादी दिवस हम मानते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। डेट में अंतर केवल इनके समय के अकॉर्डिंग है, ठीक है, समय में, क्योंकि दोनों देशों के समय में स्थानीय मानों में 30 मिनट का अंतर है, इसलिए हम इसको 14 अगस्त मानते हैं और इसको हम 15 अगस्त मानते हैं, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता तो उसके बाद जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान में मात्र 299 सदस्य रह गए थे, ठीक है। पहले कितने थे? पहले थे सदस्य 389, लेकिन विभाजन के बाद कितने बचे? मात्र 299 सदस्य ही बचे, ठीक है। भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता तो ये जो हिस्सा था बंगाल का, पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा था, ये कहाँ चला गया? ये चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा था वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और भीमराव अंबेडकर फिर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? फिर इन्होंने बाद में ही द्वारा चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र यानी कि बम्बई, ठीक है। बम्बई भी यहाँ से मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाता है बम्बई, तो बम्बई भी ठीक होता है। आज़ादी के बाद महाराष्ट्र से एम.आर. जयकार को त्यागपत्र दिलवाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे, ठीक है। जिस टाइम पर ये महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे उस टाइम पर महाराष्ट्र में कौन थे? एम.आर. जयकार, जिससे इन्होंने त्यागपत्र दिलवा दिया था और खुद चुनाव लड़े थे, और वहाँ के बाद ही संविधान सभा के सदस्य बने थे, ठीक है। तो जो 299 सदस्य थे आज़ादी के पश्चात, ये कहाँ से कैसे थे? इसमें 229 सदस्य तो निर्वाचित होते थे, ठीक है। पहले क्या था? पहले था कि 296 सदस्य निर्वाचित होने थे और 93 सदस्य मनोनीत होने थे, ठीक है। 93 सदस्य मनोनीत होने थे और 296 सदस्य निर्वाचित होने थे। लेकिन आज़ादी के पश्चात क्या होता है कि सदस्यों की संख्या घटकर रह जाती है मात्र 299, जिसमें से क्या होता है 229 तो निर्वाचित होते हैं और 70 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है। जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनके द्वारा कुछ समितियां बनाई जाती हैं। तो इसमें कुछ छोटी समितियां भी थी और कुछ बड़ी समितियां भी थी। तो समितियों के नाम है, पहली समिति संघ संविधान समिति, ठीक है। आपको इनके अध्यक्ष याद रखना, अध्यक्ष इनके इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पहली समिति थी संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी थी राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, ठीक है। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के जो सभापति थे या अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चौथी थी मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति,
इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। पांचवी थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। आपको याद रखना है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित जो थी वो उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, और जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। छठी समिति है नियम और प्रक्रिया समिति। नियम और प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवीं थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आठवीं थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। आपको नोट करके एक पॉइंट याद रखना कि संविधान बनाने के लिए 8 बड़ी कमेटियां यानी कि समिति और 13 छोटी समितियां गठित की गई थी। ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि कुल कितनी बड़ी समितियों का आयोजन हुआ था, तो 8 बड़ी समिति बनाई गई थी संविधान सभा के लिए, और छोटी समितियों की संख्या कितनी थी? छोटी समिति बनाई गई थी 13। ठीक है। आपको इन 8 समितियों के अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं और छोटी समितियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, लेकिन 8 जो सब बड़ी समितियां ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इनके अध्यक्षों को याद रखना है। जो प्रारूप समिति थी इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक है। जिसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? इसके सभापति यानी कि इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद जो दूसरे थे डॉक्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। गोपाल स्वामी अयंगर इसके दूसरे कौन थे? सदस्य थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला। 5 में थे के एम मुंशी यानी कि मणिक लाल मुंशी, जो कि इसके प्रारंभिक सदस्य थे, बाद में इनके स्थान पर कोई आ गए थे। 6ठे थे बी एल मित्तर यानी कि इसके स्थान पर एन माधव राव, इसका दूसरा नाम था एन माधव राव। ठीक है। 7 में थे डीपी खेतान। आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि नोट करके याद रखना, बी एल मित्तर ने उम्र ज़्यादा होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। ये जो बी एल मित्तर थे इन्होंने उम्र ज़्यादा होने के कारण इस्तीफा दे दिया था और इनकी जगह एन माधव राव नियुक्त हो गए थे। ठीक है। तो प्रारूप समिति में किसके स्थान पर आए थे एन माधव राव? एन माधव राव आए थे बी एल मित्तर के स्थान पर। बी एल मित्तर की उम्र ज़्यादा होने के बावजूद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और दूसरा पॉइंट आपको नोट में याद रखना कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी नियुक्त हुए थे। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में प्रारूप तैयार कर दिया था और समाचार पत्र में प्रकाशित किया। साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 16 जुलाई 1948 से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। लेकिन 16 जुलाई 1948 ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 16 जुलाई 1948 के बाद एक और उपाध्यक्ष बने थे, कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है। वी.टी. कृष्णामाचारी ये कब बने थे? 16 जुलाई 1948 के बाद ये बनाए गए थे, और इससे पहले कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद इसके 2 उपाध्यक्ष हो गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, और यहाँ नाम है टी.टी. कृष्णामाचारी, जो कि डी.पी. खेतन की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। प्रारूप समिति ने जो अपना प्रारूप तैयार किया था वो किया था फरवरी 1948 में, और समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया था। प्रारूप समिति ने अपना अंतिम प्रारूप अक्टूबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है। यहाँ के बाद हम देखेंगे संसद के सत्र, संसद में कितने सत्र थे। ठीक है। इसके बाद हम चुनाव देखेंगे, भारत में कब पहले आम चुनाव हुए थे। उसके बाद संविधान सभा में जो बड़ी समितियां थी उनके नाम, उनके अध्यक्ष याद रखने हैं हमें। ठीक है। और उसके बाद जो 13 छोटी समितियां उनके अध्यक्षों को भी याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।